हेलो एवरीवन। तो हम लोग जनवरी मंथ का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 74th ये 74वां गणतंत्र दिवस था, जिसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये 74वां गणतंत्र दिवस था और इसमें सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया राष्ट्र के नाम संबोधन में। ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। गणतंत्र दिवस परेड में 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, तो झांकियों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी झांकी था और किसके लिए क्या मिला है। तो झांकी में देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो साउथ के हैं, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये साथ में है। तो ये इनकी विशेषता थी, जो ये नारी सशक्तिकरण पर इनका झांकी आधारित था। पूछ भी सकता है ऐसा कि कहाँ की झांकी में क्या था, ऐसा करके। तो इसमें ये नारी सशक्तिकरण पे था। यूपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी का जो है वो अयोध्या का दीपोत्सव, इस थीम पर था इनका झांकी। और हरियाणा भागवत गीता का डिज़ाइन इस पर था। असम का जो था अहोम योद्धा लचित बोरफुकन, इस पर इनका थीम, इसके थीम पर आधारित था असम का। और आंध्र प्रदेश का प्रमला तीर्थम इस पर आधारित था। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम जो है वो अब अमृत उद्यान हो गया है। ये याद रखिएगा कि मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया है। राजपथ का नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए महिलाओं की IPL टीम सबसे महंगा अहमदाबाद टीम, जिसका मलिकाना हक अडानी स्पोर्ट्स के पास में है। ठीक है, तो सबसे महंगा कौन है? अहमदाबाद की टीम है। महिलाओं का IPL मतलब WPL जो कहा जा रहा है, वुमेंस प्रीमियर लीग, तो ये वही है। ठीक है, तो टीम और मलिकाना हक एक नज़र में देख लीजिए आप लोग। अहमदाबाद जो है वो अडानी स्पोर्ट्स के पास में है। मुंबई का जो है वो इंडिया विन रिलायंस के पास में है। बेंगलुरु RCB ये 901, 912, ये सबसे महंगा है अडानी स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद है दिल्ली JSW GMR क्रिकेट, ये इनका मालिकाना है कि जिसके पास में है JSW। और लखनऊ का जो है वो कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स के पास में। ठीक, 757। तो सबसे सस्ता जो है अपने यूपी वाला है, और जो सबसे महंगा है वो है अहमदाबाद, गुजरात वाला। ठीक, तो ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देश के 11 करोड़ गरीब परिवारों को अब नल से जल की आपूर्ति, जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन की सफलता। तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय का ये है, जिसमें कि ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति का वो दिया जा रहा है, इसका टारगेट है। और 11 करोड़ का टारगेट पूरा हो चुका है, 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच चुका है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2023 के अंत में साउथ अफ्रीका से 12 चीते फरवरी 2022 के अंत में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे, और इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में MP में बसाया जाएगा। ये आ चुके हैं अभी फ़िलहाल तो करंटली। इसमें 7 मेल और 5 फीमेल होंगे। सितंबर 2022 में 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में ही बसाया गया था। तो ये आ चुके हैं एक तरह से। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर में मैं अपडेट कर दूँगा। 1947 में भारत में लास्ट जो है वो 3 चीते थे जो इनका शिकार हो गया था, और ऑफिशियली सरकार ने 1952 में इस प्रजाति के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। ठीक है। सिनेमाघर निजी संपत्ति होने के कारण उनके मालिकों को बाहर से खाद्य पदार्थ पर लाने पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। मतलब अब जैसे कि लोग सिनेमा हॉल में बाहर से लेकर के जाते थे तो वो लोग रोक लेते थे, तो ये एक तरह से वैध माना गया है। इसके खिलाफ़ कई लोगों ने याचिका दायर की थी। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया है। मतलब इस हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, इसने दिया था कि मतलब ये अवैध है, आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप रोक सकते हैं, मतलब बाहर से खाद्य पदार्थ आप नहीं ला सकते। ठीक, सिनेमा हॉल में। वर्ष 2022 1901 के पश्चात अब तक का 5वां सबसे गर्म रहा है। जो 2022 बीता है 5वां था, 5th। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, जैन समुदाय के तीर्थस्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना वापस। मतलब ये इसको जो है समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब ये अधिसूचना वापस हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो लगाए गए हैं, मतलब काफ़ी विरोध हुआ था इसका।
झारखंड में गिरिडीह जिले के पास पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित यह स्थल पूर्वत तीर्थस्थल बना ही रहेगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था और 23वें तीर्थंकर जो थे वो भगवान पार्श्वनाथ ने भी यही निर्माण प्राप्त किया था। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पारसनाथ की वजह से, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी भी नाम भी इसलिए रखा गया है। ये झारखंड में है, ठीक है, गिरिडीह जिले में। तो ये इतना इसमें न्यूज़ था। अमेठी में देखिए ये AK-203 राइफल्स का उत्पादन प्रारंभ हो गया है अमेठी के कोरबा में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये भारत के आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड प्लस रूस की कलास्को कंसर्न और रूसो बोरान एक्सपोर्ट, ये इन तीनों का जो है मिला जुला संयुक्त उद्यम है। ये भारत का जो है आर्डिनेंस फैक्ट्री और रूस की कलासिनो कंसर्न और रूसो बोरान एक्सपोर्ट, ठीक। मेन इम्पॉर्टेंट बस के लिए है कि ये जो है एक कोरबा में अमेठी में इसका उत्पादन हो रहा है, यूपी से रिलेटेड है, ठीक। कलवारी सेड़ी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है। कलवारी सेड़ी की जो पनडुब्बियाँ हैं उसमें 6 पनडुब्बियों में से INS वागीर को शामिल किया गया है इस बार नौसेना के बेड़े में। देख लीजिए बाकी क्या क्या नाम है, कलवारी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, इतनी है, ठीक है। तो अभी जो है वो बागीर को शामिल किया गया है। अभी एक बच रहा है बागसीर, इसे 2023 में शामिल करने की संभावना है, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में हुआ, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। थीम देख लीजिए, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये अमृतकाल नाम याद रखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुख्य अतिथि कौन था इसमें, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। ये गुयाना कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो इंदौर में हुआ है उसके मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली। विशिष्ट अतिथि में कौन था, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, ये थे। डाक टिकट जारी किया गया, उस डाक टिकट का जो है वो टैगलाइन है, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है, टैगलाइन क्या था, सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। सम्मानित अतिथि क्या कौन था, ऑस्ट्रेलिया की सांसद सुश्री जेनेटा मस्केरन हास, ठीक है, मस्केरन हास ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं सम्मानित अतिथि। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यह दिवस जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाता है। तो 2 है इम्पोर्टेंट, दोनों मंत्रालय याद रखिएगा, युवा प्रवासी भारतीय दिवस मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। पूरा ये मतलब पूरा नाम ये याद रखिएगा आप, ठीक। इसी के मतलब सानिध्य में मनाया जाता है। ये प्रवासी दिवस हर 2 साल में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 1961 के बाद से पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट जन्म दर घटने के कारण हो रहा है, ठीक है। जन्म दर घटने के कारण चीन की जनसंख्या में गिरावट हो गई है। अभी जो फिलहाल तो ये है कि भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर चुकी है, ठीक है। 1961 में चीन में क्या था, माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी देखी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। माओ त्से तुंग की एक पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ये नीति अपनाया था इन्होंने 1961 में चीन के लिए, जिसमें एक तरफ औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, दूसरी तरफ कम्यून सिस्टम को, कम्यून पद्धति के तहत सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला और कम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिला। इस अभियान के दौरान चीन में भयंकर सूखा पड़ा था जिसकी वजह से 3 करोड़ लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये बस एक वो था कि चीन की जनसंख्या के बारे में, अगर कुछ ऐसा पूछता है तो देख लीजिएगा। अब तीसरे बच्चे के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है वहाँ पर, चूँकि जनसंख्या घट रही है तो अब तीसरे बच्चे के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है वहाँ पे। विभिन्न देशों की पासपोर्ट रैंकिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है इसमें, तो ये इसको याद रखिएगा। पासपोर्ट रैंकिंग में क्या है, ब्रिटेन की हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम द्वारा इसे जारी किया जाता है, ब्रिटेन की है ये जो जारी करता है, हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। अब ये देख लीजिए सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट क्या है। सबसे शक्तिशाली का मतलब ये है कि जो है बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं, तो उसको शक्तिशाली माना जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे है वो जापान और सिंगापुर। अगर इसका पासपोर्ट आपके पास में है तो आप 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है साउथ कोरिया, आसपास वाले ही हैं सारे। थर्ड जो है वो फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग।
ये 191 देश है, ये 192 देश साउथ कोरिया, ठीक है। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा जापान सिंगापुर, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया, तीसरे नंबर पे फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग। सबसे लास्ट जो है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का वीज़ा जो है 109 लास्ट है। और भारत का जो है वो 85 नंबर पे पासपोर्ट रैंकिंग में भारत, ठीक है। चाइना जो है वो 66 पे, 66वें पे। तो चाइना हमारे से ऊपर है भारत से, और भारत का 85वां है। और पड़ोसी देशों का देख लीजिए, भारत का 85 है, 90 भूटान का है, 101 बांग्लादेश और 106 पाकिस्तान। तो इसमें सबसे अच्छी स्थिति में जो है वो भारत ही है, और इससे भी अच्छी स्थिति में चाइना है, ठीक। तो देख लीजिए। अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जर्मनी की जो संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। सूचकांक का मान जितना कम होगा वो देश उतना ज़्यादा भ्रष्ट होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर सूचकांक, जैसे आसर्सन रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सूचकांक के मान के घटने पर उसका भ्रष्टाचार या बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से। तो जितना कम होगा सूचकांक वो ज़्यादा भ्रष्ट होगा। तो देख लीजिए, इसमें जो टॉप पर है वो है डेनमार्क, ठीक है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। सेकंड नंबर पे फिनलैंड और न्यूजीलैंड दोनों है, ठीक है। फिनलैंड और न्यूजीलैंड दोनों में लैंड लगा हुआ है, तो वो सेकंड नंबर पे है, ठीक। तो फोर्थ पे जो है वो नॉर्वे, ठीक है। थर्ड को स्किप कर दिया गया है, फोर्थ पे जो है वो नॉर्वे है। अब भारत की स्थिति भी देख लीजिएगा आगे। सबसे लास्ट में जो है वो है साउथ सूडान, सीरिया, ठीक। एस से तीनों हैं, साउथ सूडान, सीरिया, सोमालिया, ये हैं, ठीक। सबसे भ्रष्ट कौन है? सोमालिया, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपका भूटान। भूटान की स्थिति भारत से बेहतर है, 25वें नंबर पे है। 65वें नंबर पे चीन है, और भारत की स्थिति 85वें नंबर पे है। बाकी पड़ोसी देश जो हैं वो नीचे हैं। तो जो है चाइना और भूटान, यही दो हैं जो कि भारत से ऊपर हैं, जिनमें कम भ्रष्टाचार है। बाकी जो हैं भारत से नीचे हैं, मतलब जितने भी पड़ोसी हैं उनमें भारत से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो एक बार फिर से देख लीजिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। देखिए ये भी जो था भारत 50वें नंबर पे था, यहाँ पर भी पासपोर्ट वाले रैंकिंग में भी और भ्रष्टाचार में भी है। तो आप कुछ इस तरह से याद रखिए कि भ्रष्टाचार करके पासपोर्ट लेकर के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, कुछ ऐसा, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो भारत जो है 50वें नंबर पे है, बाकी सारे नीचे हैं, भूटान और चाइना वहाँ पे भारत से अच्छी स्थिति में है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा जो है 2028 और 29 के लिए सुरक्षा परिषद के लिए अभी भारत का क्या है कि दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की सदस्यता, उसकी अस्थायी सदस्यता ख़त्म हुई है, ठीक। तो फिर से भारत ने दावा किया है 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी पेश की गई है। अभी तक 8 बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, 8 बार, ठीक। ये 9वीं बार के लिए दावा किया गया है। अभी तक क्या है कि जापान सर्वाधिक 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राज़ील, 11 बार, ठीक। तो जापान और ब्राज़ील, फिर उसके बाद भारत की स्थिति है, ठीक। भारत जो है पता नहीं भारत का है और किसी देश का है, लेकिन ये भारत जो है 8 बार रह चुका है, और जापान सर्वाधिक 12 बार, और दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील, ठीक। नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ये बने हैं, न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस, ठीक है। क्रिस जो है वो ऐसे करके भी याद कर सकते, क्रिस, ठीक, क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल दिसंबर 2022 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में इतने प्रतिशत और आयातों में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बस ये आप माइंड मैप में बना लीजिए कि जो है अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत के निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हुई है। ये किसकी रिपोर्ट है? वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, वृद्धि हुई है, ठीक है। असेसन रीजनिंग में अगर ऐसा कुछ दे दिया कि निर्यात बढ़े हैं, आयात घटे हैं, या फिर घटोत्तरी हुई है ऐसा करके, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों बढ़े हैं, निर्यात और आयात दोनों बढ़े हैं। 2022 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा कोषों में गिरावट आई है, ठीक है। क्यों गिरावट आई है? क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़े हैं, ठीक है। तो जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा में कमी आएगी,
ठीक है। और डॉलर के मूल्य भी जो है वो बढ़ रहे हैं। 13 जनवरी 2023 को 572 अरब डॉलर था और 2022 के अंत में 562.8 अरब डॉलर है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिए बस दिमाग मतलब रखने के लिए। 550 के आसपास में है, पहले 550 के आसपास में था, अभी जो है 10-12 घट गए हैं, 562। ठीक। इसका व्यापार घाटा और चालू खाते के घाटे को, इसका जो कारण है वो व्यापार घाटा और चालू खाते के घाटे को माना जा रहा है। दूसरा रुपए के मूल्य में कमी भी एक कारण है, जैसा कि मैंने बताया ना, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वजह से विदेशी मुद्रा कोष भी घट रहे हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन। दूरदर्शन व आकाशवाणी के प्रसारण और संरचना और नेटवर्क विकास के लिए बिंद, अगर एग्ज़ाम में आ गया बिंद क्या है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो बिंद क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ये योजना शुरू की गई है किसके लिए? दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो बिंद क्या है ये याद रखिएगा कि जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर वाले चैनल और ये सब ज़्यादा उनका प्रसार हो रहा है, तो भारत सरकार जो है वो अपने जो सरकारी इनके दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए MV गंगा विलास, ये काफ़ी चर्चा में है, लगभग हर महीने के करंट अफेयर में कुछ ना कुछ इसमें नया दिख रहा है। तो MV गंगा विलास में क्या है? MV का जो यहाँ पे मतलब है वो है मोटर वेसल, याद रखिएगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ बोगीबिल, ठीक है, बोगीबिल डिब्रूगढ़, ये भी याद रखिएगा। 27 नदी प्रणालियों से गुजरेगा। ठीक, 27। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा इससे हो सकेगी। निजी कंपनी जो है अंतारा द्वारा कोलकाता, मतलब इसमें जो है वो निजी कंपनी अंतारा इन्वॉल्व है। ठीक है, ये इतने सारे फैक्ट। 27 नदी से और वाराणसी से डिब्रूगढ़, ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे कई बार। और सबसे लंबी है ये भी है। अंतारा जो है वो प्राइवेट कंपनी है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, जनवरी 2023 तक ये 8 रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रचालन शुरू हो चुका है। ठीक है, 8 रूट मार्गों पर। अभी तक क्या था, नई दिल्ली से वाराणसी पर पहली चली थी वंदे भारत, अब 8 रूट मार्गों पर चलेगा। मुंबई और नवी मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा समुद्री पुल सेवरी से सिरले, ये याद रखिएगा, दोनों मतलब नाम से है। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में, सेवरी से सिरले के बीच में सबसे लंबा जो है वो समुद्री पुल बना है। ठीक है, सबसे लंबा समुद्री पुल समुद्र के ऊपर। तो समुद्र के ऊपर बना है तो मुंबई के पास ही समुद्र है, यूपी में तो होगा नहीं, तो ये याद रखिएगा सेवरी से सिरले तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार का नोटबंदी के लिए लिया गया निर्णय नवंबर 2016 को वैध माना है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 से फैसला दिया है। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इसके लिए काफ़ी मांग उठ रही थी कि जो फैसला लिया गया था वो संवैधानिक नहीं था और इस तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सही निर्णय था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि निर्यात के अवसर बढ़ाए जा सकें। ठीक है, हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पाद, इसको बढ़ावा देना है इस मिशन के तहत। ठीक है, इसमें आगे देखिए, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है तथा इस प्रकार से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन में कार्बन का कोई अंश नहीं होता। तो देखिए ये है जो मतलब इसका जो मान लीजिए समुद्री जल है, पानी है, तो पानी का जो इसका हाइड्रोलिसिस करके, पानी का हाइड्रोलिसिस करके उसमें से हाइड्रोजन निकाला जाएगा। तो ये जो हाइड्रोलिसिस किया जाएगा इसके लिए जो एनर्जी होगी वो भी जो है वो ग्रीन एनर्जी होगी, नवीकरणीय ऊर्जा से, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह हो गया, पवन ऊर्जा वगैरह, उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा जो है टोटल जो है ग्रीन हाइड्रोजन, इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो कार्बन का कोई अंश नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद जो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा वो उससे भी मतलब कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक,
तो नेक्स्ट देखिए, इस मिशन की घोषणा जो है वो निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में किया था। अभी 2023-24 का बजट पेश हुआ है, ठीक है, और इसकी घोषणा जो है 2 साल पहले हो चुकी है, तो अमल में अब लाया जा रहा है। 2021-22 के बजट में ही इसका नाम, मतलब निर्मला सीतारमण ने उसकी बजट घोषणा की थी। इससे कुछ जुड़े और देख लीजिए कुछ फैक्ट। वर्ल्ड साइट डे, ये वर्ल्ड साइट डे क्या है? सेकेंड बृहस्पतिवार अक्टूबर महीने मनाया जाता है। इस बार 2022 में 13 अक्टूबर को था। चूँकि साइट नाम अभी आया था इससे संबंधित, तो मैंने इसको गूगल पे सर्च मार करके लिखा था। तो थीम क्या था 2022 का? लव योर आइज़, ये आँखों के लिए है, इसलिए वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है, ठीक है। अभी साइट से संबंधित दूसरी चीज़ भी देखेंगे, तो ये बस थीम याद रखिएगा, लव योर आइज़ ऐसा करके है, ठीक। 13 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, साइट प्रोग्राम स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अब यही साइट जो अभी हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे, ये ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित साइट है, ठीक है। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम के तहत जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो एक तो ये साइट प्रोग्राम है, ठीक, और ये जो है साइट करके कार्यक्रम जो वर्ल्ड विश्व में चल रहा है वो ये है। तो ये याद रखिएगा कि साइट प्रोग्राम के तहत ही ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो ये तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ही होगा जब कोई ऐसी ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक की 2023 की जो है 13 जनवरी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस निकालता है, IMF भी कुछ इसी ढंग का निकालता है, ठीक है। तो ये IMF, वर्ल्ड बैंक और UN, ये तीन जो हैं अलग अलग ढंग के प्रॉस्पेक्टस मैगजीन निकालते हैं, तो उनका नाम आप याद रखिएगा। पिछले मंथ के करंट अफेयर में मैंने बताया था IMF का जो था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट है। और वैश्विक GDP इसके अनुसार क्या है? वैश्विक GDP 2022 में वृद्धि जो है 2.9% रहने की है। वो पिछले वाले में क्या था? IMF ने दिया था ये चीज़ अनुमान। भारत में क्या है? 6.9% रहने का वो है, अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक मोटा मोटा जान लीजिए कि विश्व का जो है वो 3% के आसपास में रहेगा और भारत का जो है वो 6.9%। ये वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है ऐसा अपने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में, ठीक है। बृहद कृषि महोत्सव कहाँ है? कोटा जो है, कोटा में हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित है ये, कोटा में बृहद कृषि महोत्सव। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश 5वां राज्य बन गया है। इससे पहले जो 4 हैं वो उनका नाम देख लीजिए। इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ भी आ सकता है PCS वगैरह के एग्ज़ाम में। तो जो है हिमाचल प्रदेश 5वां राज्य बना है पुराना पेंशन बहाल करने के लिए घोषणा किया है। मतलब इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, ये 4 जो है वो घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। और हिमाचल जो है वो 5वां है। ये देखिए, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी मांग की जा रही है काफ़ी, सरकार इसके लिए सक्रिय दिख रही है। ये क्या है? विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता आदि मामलों में एक ही नियम। अभी तक क्या है कि अभी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू कोड बिल, इस हिसाब से चलते हैं ये सब मामले। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून इसमें बनाया गया है। तो अब मांग की जा रही है कि सबके लिए एक ही कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, जिससे कि विवाह, तलाक आदि मामलों में एक ही कानून के तहत सुनवाई हो और एक ही नियम कानून लागू हो। तो ये है UCC, ठीक है। HUID के बारे में देखिए, ये क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? नाम पूरा ये है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, HUID, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए 6 डिजिट का नंबर होगा। जो सोने के गहने होते हैं तो उसके लिए क्या है कि उसको एक हॉलमार्किंग दी जाएगी ताकि उसकी एक अलग पहचान बनी रहे। तो उसको एक 6 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा और वो 6 डिजिट के नंबर में अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होंगे, ठीक। मान लो जैसे कि AST और 031, इस तरह से। तो इस तरह के कुछ नंबर होंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये नंबर जारी किया जाएगा HUID, ठीक। 6 डिजिट याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आधार कार्ड आया था तो एग्ज़ाम में पूछा था कि आधार कार्ड कितने नंबर का है, तो
ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक। AP सिंह को वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। AP सिंह को वायुसेना का नया उप प्रमुख, ठीक, बनाया गया है। और प्रमुख कौन है? VR चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी पूरा नाम है, ठीक, वायुसेना, एयरफोर्स, ठीक। नेक्स्ट देखिए, RBI के नए डिप्टी गवर्नर माइकल देवपात्रा बने हैं। तो थोड़ा सा और देख लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया मैंने। RBI में क्या है कि एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक। तो ये चारों का नाम एक बार देख लीजिए, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो देख लीजिएगा कि 4 जो हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं, अपडेट कर लीजिए अपने आप को, और एक जो है गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर में कौन है? M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, T रविशंकर, और ये जो है नए जो अपॉइंट हुए हैं वो माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो है द फेबलमैन्स, ये ड्रामा श्रेणी में मिला है द फेबलमैन्स को। और द वेंसीज ऑफ इनिसेरिन, वेंसीज ऑफ इनिसेरिन, ये म्यूज़िकल कॉमेडी से मिला, ये ड्रामा सीरीज़ में मिला है बेस्ट फिल्म, और ये है म्यूज़िकल कॉमेडी में मिला है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, ज़्यादातर ड्रामा ही पूछता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, देखिए ड्रामा सीरीज़ में मैं ड्रामा सीरीज़ का ही लिखा हूँ, म्यूज़िकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। ड्रामा सीरीज़ में क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, ये हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट विंसलेट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग। देखिए स्पीलबर्ग जो हैं वो काफ़ी एडवेंचरस मूवी वगैरह बनाते हैं, तो केट विंसलेट याद रखिएगा, उन वो टाइटैनिक में देखा ही होगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऑस्टिन बटलर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत, ये तो रट गया होगा सबको, RRR नाटू नाटू को मिला है मौलिक गीत का। तो ये गोल्डन ग्लोब भी मिला है और ऑस्कर भी मिला है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो है गैरी सोबर्स ट्रॉफी, ये बाबर आजम को मिला है, पाकिस्तान, ठीक। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर को, ये भी बाबर आजम। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। तो इसमें इंडिया का जो है कोई नहीं है, जो इंडिया के हैं वो है सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। तो भारत वाले आपको आजकल काफ़ी फास्ट खेलने लगे हैं, तो बस अब सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और वनडे दोनों जो हैं वो बाबर आजम हैं, टेस्ट में बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, और T20 में सूर्य कुमार यादव अपने भारत के, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है। महिलाओं में देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी, नाम है ट्रॉफी का, जैसे उसमें गैरी सोबर्स ट्रॉफी था, तो इसमें जो है हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी किसको मिला है? नताली स्कीवर, इंग्लैंड। और वनडे वाला भी नताली स्कीवर, इंग्लैंड। वहाँ कौन था? बाबर आजम, यहाँ नताली स्कीवर और नताली स्कीवर, ठीक। यहाँ देखिए सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी, चूँकि ये हमारे भारत से संबंधित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेणुका सिंह, ठीक है। तो इधर सूर्य कुमार यादव थे और इधर रेणुका सिंह है। ट्रॉफी कौन सी है? ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पुरस्कार है 2022 वाला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और अंपायर का किसका है? अंपायर जो डेविड सेफर्ड ट्रॉफी है, ये मिला है रिचर्ड इलिंगबर्थ, इंग्लैंड के ये, ठीक। खेल जगत के उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण पुरस्कार व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, देखिए ये पहले कुछ 2 साल से नहीं मिला था, तो बारी बारी से देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई वो लड़कियों को मिलता है और लक्ष्मण जो है वो पुरुषों को मिलता है, ठीक है। तो 21 वाला देख लीजिए, हालांकि 21 वाला पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है, दोनों एक साथ मिला है। तो 2021 ये है रानी लक्ष्मीबाई, ज्योति शुक्ला, नेहा कश्यप। ज्योति शुक्ला जो है हैंडबॉल से रिलेटेड है, कानपुर की। नेहा कश्यप वुशु से रिलेटेड है, मेरठ की है, ठीक है, नेहा कश्यप। ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार इनको मिला है महिलाओं को, ठीक। और ये पुरुषों को मिलता है लक्ष्मण पुरस्कार। मोहित यादव, ये भी हैंडबॉल में है, लखनऊ से हैं। राहुल सिंह हॉकी, वाराणसी से हैं। जनार्दन सिंह यादव कुश्ती, गाजीपुर से, ठीक। तो जनार्दन सिंह यादव गाजीपुर, राहुल सिंह वाराणसी और मोहित यादव लखनऊ, ये हॉकी से हैं। वर्ष 2022 का भी देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है वो मनीषा भाटी को मिला है, वुशु, ये गौतम बुद्ध नगर से है। तरुणा शर्मा, ये जूडो से संबंधित है।
ये मेरठ से हैं, ठीक है। और लक्ष्मण पुरस्कार, चूँकि महिलाओं का था, लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों में देख लीजिए। ये है मोहम्मद आरिफ, हॉकी से संबंधित है। राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स से। सुहास अलवाई, ये आईएएस हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं, दिव्यांगजन वर्ग में आते हैं, ये डीएम भी हैं। सुहास अलवाई। विवेक चिकारा तीरंदाजी से रिलेटेड हैं, दिव्यांगजन, ये मेरठ से हैं। और दीपेंद्र सिंह शूटिंग से हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इनका नाम देख लीजिए, मोहम्मद आरिफ, राधेश्याम सिंह, सुहास अलवाई, विवेक चिकारा और दीपेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों के लिए पुरस्कार दिया गया है 2023 का ये गणतंत्र दिवस। तो जो है स्टेट और यूटीज़ में देखिए, उत्तराखंड पहले पे है और महाराष्ट्र दूसरे पे और यूपी तीसरे पे। मानस उत्तराखंड का जो था वो मानस खंड पे की थीम पर आधारित था झांकी, और महाराष्ट्र का नारी शक्ति पर 3.5 शक्तिपीठ थीम पर, और अयोध्या जो है वो दीपोत्सव थीम पे था। तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी, अपना यूपी जो है वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और ये स्टेट और यूटीज़ में था। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में देखिए टॉप पर जो था वो गुजरात, इसका जो थीम था क्लीन एनर्जी एफिशिएंट, इस थीम पर था ये पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये स्टेट और यूटीज़ ही ज़्यादा पूछता है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और यूपी याद रखिएगा। इसमें क्या है, गुजरात टॉप पर है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है यूपी और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स देखिए है आपका 2022 आर बानी गैब्रियल, यूएसए से। आर बोनी गैब्रियल नाम ध्यान रखिएगा। अमंदा डूडामेल ये दूसरे नंबर पे हैं, फर्स्ट रनर अप, मतलब ये जीती यही हैं, मिस यूनिवर्स बनी ये हैं आर बानी गैब्रियल। लेकिन कभी कभी रनर अप भी पूछ लेता है कि फर्स्ट रनर अप कौन था, सेकंड रनर अप कौन था। तो अमंदा डूडामेल, ठीक है, अमंदा डूडामेल ये वेनेजुएला से हैं, फर्स्ट रनर अप थी। और एड्रीना मार्टिनेज ये डोमिनिकन रिपब्लिक, सेकंड रनर अप हैं, ठीक है। और भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व किसने किया था, दिविता राय, मिस यूनिवर्स में, ठीक। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दिविता राय भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, और जीता जो है वो आर बानी गैब्रियल, यूएसए से हैं। अमंदा डूडामेल फर्स्ट रनर अप और एड्रीना मार्टिनेज सेकंड रनर अप, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लास्ट मिस यूनिवर्स भी देख लीजिए, क्योंकि अगर पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। तो लास्ट मिस यूनिवर्स जो थी वो हरनाज संधू थी, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देखिए किसको मिला है, संयुक्त रूप से मिला है ये, और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों होता है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं और नहीं मिला है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। उड़ीसा का और एक मिजोरम का, उड़ीसा राज्य आपदा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को मिला है, ठीक है, संयुक्त रूप से। नेक्स्ट देखिए, पद्म अलंकरण। देखिए पद्म अलंकरण में बस ऑप्शन में ऐसे पूछता है कभी कभी कि इसमें कौन शामिल थे, कौन नहीं है, किनको दिया गया है, किनको नहीं। तो देखिए पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है, ये तो कन्फर्म है कि पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। बालकृष्ण दोषी, और ये इसलिए मैं 6 का पूरा नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि कम है तो पूरा लिख दिया हूँ, और जो नहीं है ज़्यादा लोग हैं जैसे पद्म भूषण में, तो उसमें मैं बस इम्पोर्टेंट लोगों का ही नाम लिखा हूँ, ठीक है। पद्म विभूषण में बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया इनको। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। SM कृष्णा ये कर्नाटक के CM रह चुके हैं, ठीक। और चौथा है दिलीप महालनोबिस, ये ORS के जनक हैं, ठीक है। ये जो ओरल रिहाइड्रेशन करके है ना, जो ORS पीते हैं हम लोग, तो ये इसके भी जनक रहे हैं दिलीप महालनोबिस, इसलिए इनको इसलिए नहीं इनको मिला है। श्रीनिवास वर्धन एक ये हैं। तीसरा है मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, तो इन लोगों को मिला है। तो 6 लोग ये लोग हैं, नाम फिर से एक बार याद कर लीजिए। बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन तबला वादक, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और PC महालनोबिस तो आप लोगों को याद ही होगा, तो बस इस ऐसे ही करके याद रख लीजिएगा। दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव, 6 लोगों को, ठीक। पद्म भूषण जो है वो 9 लोगों को मिला है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर क्या पता वही पूछ दे कि कितने लोगों को मिला है, ये भी नंबर ही पूछता है कभी कभी। तो 6 लोगों को उधर मिला है, 9 लोगों को इधर मिला है, ठीक है। तो पहला जो है वो KM बिरला
बिरला नाम सुने ही होंगे, कुमार मंगलम बिरला, तो इनको मिला है। वाणी जयराम, ये गायिका रही हैं, साउथ की हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस, ये नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। और कपिल कपूर, ये हैं। एस.एल. भैरप्पा, ये उपन्यासकार हैं कर्नाटक के। और दीपक धर, ये भौतिक विज्ञानी हैं, तो इनको मिला है। ठीक है, तो 6-9 लोग ये लोग हो गए। के.एम. बिरला, वाणी जयराम, अभी वाणी जयराम की मृत्यु भी हो गई थी अभी लेटेस्ट में शायद। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, के.एम. बिरला, वाणी जयराम, सुधा मूर्ति, कपिल कपूर, एस.एल. भैरप्पा और दीपक धर, भौतिक विज्ञानी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पद्म श्री जो है वो 91 लोगों को मिला है। 6, 9 और 91। ठीक, तो ये इतने लोगों का नाम तो याद रखना मुश्किल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं देख लीजिए। राकेश झुनझुनवाला, ये इन्वेस्टर हैं। रवीना टंडन, ये अभिनेत्री हैं। और एम किरवानी, ये नाटू नाटू से काफ़ी फेमस हुए हैं, मतलब चर्चा में आजकल, तो इनको मिला है। आनंद कुमार, वो जो बिहार के हैं, सुपर 30 बैच चलाते हैं IIT वगैरह के लिए, तो IIT के लिए, तो उनको। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये यूपी से हैं। ठीक है, तो इनको मिला है। ठीक, तो ये 5 लोगों का मैं जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे वो नाम मैंने लिख लिया है, और बाकी लोगों का देख लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, निधन देखिए अभी हाल ही में किसका किसका निधन हुआ है। शरद यादव, JDU के अध्यक्ष थे, जनता दल यूनाइटेड बिहार। मनदीप राय, कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे ये। अगम प्रसाद माथुर, ये राधा स्वामी मत के 5वें धर्मगुरु थे, आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रसिद्ध इतिहासकार अगम प्रसाद माथुर। ठीक है, तो इनसे संबंधित देख लीजिए, इन लोगों का निधन हो गया है। चर्चा में देखिए कौन कौन सा था। कैप्टन शिवा चौहान, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ इस बार जो है कुछ महिलाएं जो हैं काफ़ी चर्चा में हैं, तो याद रखिएगा। कैप्टन शिवा चौहान, ये भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स से संबंधित है। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात पहली महिला है ये। ठीक, तो इसलिए ये चर्चा में है। सियाचिन में तैनात है कुमार पोस्ट पर, और फायर एंड फ्यूरी सैपर से संबंधित है। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक, तो शिव जी देखिए ऊपर रहते हैं, मतलब ठीक है, एवरेस्ट पर, कुछ ऐसा करके याद कर लीजिए आप, सियाचिन पे। ठीक है, प्रसिद्ध दिवस देख लीजिए। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, जिस दिन युवा दिवस मनाया जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट याद ही होगा। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मनाया जा रहा है, पराक्रम दिवस। ठीक है, तो 4, 10, 12, 23। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखिए, ये भ्रूण हत्या को मतलब उसको करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है 24 को, भ्रूण हत्या का निषेध करने के लिए, कम करने के लिए। तो ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इसी से संबंधित है, इससे संबंधित भ्रूण हत्या। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या। और 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस ये है। 25 जनवरी मतदाता दिवस है। 30 जनवरी शहीद दिवस, ये गांधी जी की पुण्यतिथि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ बुक्स है जो काफ़ी चर्चा में है, ये बहुत ही चर्चा में है, इसके आने की संभावना है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप। स्पेयर नाम है, ये एक आत्मकथा है, मेमोयर। इसको लिखा किसने? प्रिंस हैरी ने, द ड्यूक ऑफ ससेक्स, अभी ब्रिटेन के जो राजा हैं। ठीक है, प्रिंस हैरी। दोगलापन, असनीर ग्रोवर। ठीक है, नाम देख लीजिए, दोगलापन असनीर। कोचिंग बियॉन्ड, माई डेज विथ इंडियन क्रिकेट टीम, ये पूरा नाम है बुक का। और इसके लेखक जो हैं वो R. श्रीधर, R. कौशिक, दोनों R आ रहे हैं, तीसरा R बाकी रह गया, नहीं तो नाटो नाटो हो जाता। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ याद रखिए, R. श्रीधर और R. कौशिक, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, डांस से नहीं। ठीक है, गौतम अडानी, RN भास्कर। देखिए ये जो दैनिक भास्कर वाले हैं उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर के ये खबर छापी थी, अडानी वाली, जो उनका जो हुआ था हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो ऐसे करके याद कर लीजिए कि RN भास्कर ने वो मतलब लिखा है। ठीक, इंडियन साइंस कांग्रेस का हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन, 108वां भी याद रखिएगा, वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। ठीक, थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारे अच्छे अच्छे वर्ड इसमें देख रहे हैं। ठीक, तो उससे आप देख लीजिए, नागपुर में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ है? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में युवा लोग
कर्नाटक में, ठीक। हुबली धारवाड़ में। थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। तो युवाओं का विकास तो हो नहीं रहा है, तो भारत कैसे विकसित होगा, लेकिन थीम है ये विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है, याद कर लीजिए। हॉर्नबिल महोत्सव देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए हॉर्नबिल महोत्सव, ये क्या है? नागालैंड का प्रसिद्ध महोत्सव है, कोहिमा के निकट किसामा में हुआ है, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे? जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? नागा जनजातियों को एक दूसरे के निकट लाना तथा देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से परिचित कराना, ये उसका उद्देश्य है हॉर्नबिल महोत्सव का। तो कहाँ हुआ है? नागालैंड के किसामा में, ठीक, नागालैंड के किसामा में, कोहिमा के निकट, ठीक, हॉर्नबिल महोत्सव। और नागा जनजातियों को एक दूसरे के निकट लाना, देश दुनिया से परिचित कराना उनकी संस्कृति से, तो यही है इनका उद्देश्य। अब देखिए इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है, ठीक है। भारत पर्व देख लीजिए। भारत पर्व का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर शाम 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हुआ। तो डेट तो नहीं पूछेगा कब से कब तक हुआ है, 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हुआ है। भारत पर्व का आयोजन कहाँ हुआ है? लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर। और मंत्रालय कौन था? संस्कृति मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था, ठीक है, भारत पर्व। वायुसेना के 2 विमान लड़ाकू, अगर इसमें पूछना होगा तो यही पूछेगा कि कहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो हाल ही में अभी ऐसा करके। तो ये जो है मुरैना एमपी में वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। नाम है सुखोई 30 और मिराज 2000, ठीक है, 2000, ठीक। नेपाल में यात्री विमान का नाम क्या था? ये तो काफ़ी चर्चा में सुना ही होगा आपने, सभी जितने भी यात्री थे वो सबकी मृत्यु हो गई। तो ATR-72 और येती एयरलाइंस, येती, ठीक है, के दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी 72 लोगों का निधन हो गया इसमें। तो विमान का नाम क्या है? ATR-72, याद रख लीजिएगा, क्या पता पूछ दे, ठीक है। येती एयरलाइंस है, 72 लोग थे सवार। भारत मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसैनिक नहीं, साइक्लोन फर्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, ठीक है, साइक्लोन। तो साइक्लोन किसके बीच है? भारत मिस्र, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो भारत मिस्र के बीच में साइक्लोन कहाँ हुआ है? जैसलमेर। भारत फ्रांस के बीच में वरुण, ठीक है, वरुण पश्चिमी समुद्र तट, कहाँ? पश्चिमी समुद्र तट, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर हुआ है वरुण। ये याद रखिएगा, वरुण, गरुण और गरुण शक्ति, इन कंफ्यूज मत होइएगा इन सब में, ठीक है। थर्ड अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो क्वेश्चन आ भी सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान, विषय क्या था इसका? वैश्विक अनिश्चितता का भविष्य। ये 3री बार आयोजन हुआ है इसका। वैश्विक अनिश्चितता का भविष्य मतलब विश्व का भविष्य अनिश्चित हो गया है, तो कुछ भी याद कर लीजिए ऐसे करके, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका नाम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर, ठीक है, फितूर का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन, मैड्रिड में, ठीक। फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, इसका ये स्पेनिश नाम हो गया, फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, ऐसा करके, ठीक। फितूर नाम है इसका, ठीक। कहाँ हुआ है? स्पेन, मैड्रिड में। थीम क्या था इसका? सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, वी आर टूरिज्म। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के नागरिक, वी आर टूरिज्म, हम पर्यटन, ऐसा करके हम हैं। तो ये याद रखिएगा, थीम इसका ये था। एरो इंडिया 2023 एशिया के सबसे बड़े एयर शो, एरो इंडिया का 14वां संस्करण बेंगलुरु के येलाहंका वायुसेना स्टेशन में, ठीक है। तो इस एरो इंडिया का कहाँ हुआ है? मतलब इसका जो वो एयर शो वो हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है, येलाहंका, यहाँ वायुसेना का स्टेशन है यहीं पर। ऑटो एक्सपो 2023 कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, प्रगति मैदान, मेन जो है वो ग्रेटर नोएडा में हुआ है ऑटो एक्सपो, ठीक है। तो जब डिफेंस एक्सपो पूछ सकता है तो ऑटो एक्सपो भी पूछ सकता है, तो देख लीजिए ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो गया भाई? नर्मदापुरम। कुछ दिन पहले क्या था कि होशंगाबाद का ही नाम बदला गया था, पहले तो
नर्मदापुरम, ठीक है। पहले होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया था, अब इस रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक। कहाँ पे? एमपी में, होशंगाबाद, ठीक है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 कहाँ हुआ है? जकार्ता में। पुरुष एकल का कौन जीता है? जोनाथन क्रिस्टी, ये इंडोनेशिया से हैं। महिला एकल का आन से यंग, देखिए ये काफ़ी चर्चा में चल रही हैं आजकल, तो इनका हमेशा याद रखिएगा, ये कई सारे खिताब जीत रही हैं। आन से यंग, तो आन से यंग साउथ कोरिया की हैं। महिला एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता जोनाथन क्रिस्टी, ठीक है। और इंडिया ओपन कौन जीता है? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023, पुरुष एकल कुनलावुत विदितसरन, ये थाईलैंड के हैं। और महिला एकल आन से यंग, यही वाली, ठीक है। तो महिला एकल आन से यंग और पुरुष जो है कुनलावुत विदितसरन, ये इंडिया वाला है, ठीक है। इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया मास्टर्स से, तो इंडिया वाला भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मलेशिया ओपन। मलेशिया ओपन क्या है? बैडमिंटन को कहाँ हुआ? कुआलालंपुर। इसमें कौन जीता? पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन, ये भी आजकल फेमस हो रहे हैं, विक्टर एक्सेलसेन। और महिला एकल ये अकाने यामागुची तो फेमस ही हैं काफ़ी, तो जापान की हैं अकाने यामागुची, ये जीता है विक्टर एक तो इंडोनेशिया का था और ये क्या है? मलेशिया का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और हाँ ये देखिए कि अकाने यामागुची ने आन से यंग को हरा करके जीता है। उधर आन से यंग बार बार जीत रही थी ना महिला एकल, यहाँ क्या है? अकाने यामागुची जापान की हैं, वो जीती हैं आन से यंग को हरा करके, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी 2023, देखिए राष्ट्रीय की बात कर रहा है, भारत से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रीय वाले। फर्स्ट में सेना जीता है 10 पदक और सेकंड में रेलवे जीता है 9 पदक, ठीक है। ये इतना नहीं पूछेगा, 6 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, ऐसा नहीं, 10 पदक 9 पदक, बस ये है सेना और रेलवे, मुक्केबाजी है ये, ठीक। मुंबई के आदित्य मित्तल शतरंज में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो आदित्य मित्तल का नाम याद रखिए, 77वें बने हैं। और अभी 2022 में और भी लोग ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो उनका भी देख लीजिए नाम एक बार। भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से, राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना, वेंकटेश प्रणव तमिलनाडु और प्रणव आनंद कर्नाटका, ठीक है, यहाँ से है प्रणव आनंद। और आनंद तो काफ़ी फेमस ही है, वेंकटेश प्रणव, राहुल श्रीवास्तव और भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। इतने लोग हैं जो 4 बने हैं। महिलाओं का अंडर 19 ICC T20 वर्ल्ड कप, देखिए अंडर 19 की बात हो रही है, अंडर 19, और ये T20 का वर्ल्ड कप है। कौन जीता है? भारत, इंग्लैंड को हरा करके अफ्रीका में। और वो T20 कौन जीता था? इंग्लैंड ने, याद है, लेकिन वो पुरुषों का था, ठीक है। तो महिलाओं वाला जो है T20 भारत ने जीता है। इसकी कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा, भारतीय टीम की कप्तान जो है वो शेफाली वर्मा है, तो देख लीजिए, याद रखिएगा। और हुआ कहाँ था? अफ्रीका में, जीता भारत ने है, अंडर 19 है, ध्यान रखिएगा महिलाओं का। सर्वाधिक रन किसने बनाया? श्वेता सहरावत, ठीक, सर्वाधिक रन किसने बनाया? श्वेता सहरावत, भारतीय उप कप्तान। सर्वाधिक विकेट मैगी क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट 2025 में कहाँ होगा? मलेशिया और थाईलैंड में होगा, ठीक है। श्वेता सहरावत, सबसे अधिक विकेट मैगी क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया, और नेक्स्ट होगा मलेशिया और थाईलैंड में, ठीक। भारत न्यूजीलैंड सीरीज़ देख लीजिए, ये कुछ मामलों में फेमस रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। भारत न्यूजीलैंड सीरीज़ में क्या हुआ है कि 3 ODI 3 T20 हुआ था। ODI के जो कैप्टन थे वो थे रोहित शर्मा, T20 के जो थे वो हार्दिक पांड्या थे, ठीक। तो ये भी भारत जीता है, ये भी भारत जीता है, ODI भी और T20 दोनों, वनडे इंटरनेशनल ODI, ठीक है, T20। तो देखिए ये जो मैच था, ये ODI वाला, इसमें हैदराबाद मैच में शुभमन गिल ने दोहरा शतक बनाया है, तो इसका भी चमक गए हैं ये शुभमन गिल। स्टेडियम का नाम क्या था हैदराबाद मैच में? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, कुछ भी पूछ सकता है भाई एग्जाम में, तो शुभमन गिल। अब इससे पहले भी देख लीजिए कि भारत के कुछ क्रिकेटर ने बनाया है दोहरा शतक शुभमन गिल से पहले, ये 5वें हैं, 5वें भारतीय बल्लेबाज हैं, और विश्व के जो हैं वो 8वें हैं, ठीक। तो भारतीयों में याद रखिए, रोहित शर्मा 3 बार बना चुके हैं, लेकिन गिना जाएगा एक ही बार,
और सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ईशान किशन, ये लोग पहले से बना चुके हैं चारों लोग, ठीक है। तो ये जो शुभमन गिल है वो 5वें हैं। ईशान किशन, वीरेंद्र, देखिए ये तो मास्टर ही हैं तीनों, ईशान किशन को भी इसमें ऐड कर लीजिए तो 4, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़ चर्चा में है, ठीक है, शुभमन गिल की वजह से। आईसीसी की 2022 की टीम, देखिए आईसीसी कुछ हमेशा हर साल अपनी खुद की टीम मतलब अनाउंस करता है ऐसे ही, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसमें भारत के कौन से खिलाड़ी शामिल थे, ठीक। तो देख लीजिए टेस्ट टीम में भारतीय जो थे वो ऋषभ पंत, और कप्तान जो है इस टेस्ट टीम का कप्तान किसको बनाया, बेन स्टोक को। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखिएगा, इंग्लैंड के लोगों को मतलब इंग्लैंड के खिलाड़ी को बनाया था बेन स्टोक को। और ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में लिया है बस केवल, और ओडीआई में श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को लिया गया है आईसीसी ने, ठीक है। ओडीआई में कप्तान इसका बाबर आजम ओडीआई का बनाया है, और टी20 में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, 3 लोगों को लिया। यहाँ 1 को लिया, यहाँ 2 को लिया, यहाँ 3 को लिया, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इसमें 1 भारतीय है, इसमें 2 भारतीय है, इसमें 3 भारतीय हैं। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये फेमस काफ़ी, सूर्य कुमार यादव चल ही रहे हैं आजकल फॉर्म में, और हार्दिक पांड्या, ठीक है, ये 3 हैं। इसके कप्तान कौन है, जोन्स बटलर इंग्लैंड के, बस ये है बाबर आजम कप्तान ओडीआई के, ठीक। अब महिलाओं का भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, शायद एग्ज़ाम में आए तो क्लिक हो जाए, ठीक है। ओडीआई में स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह, ठीक। और टी20 में स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और रेणुका सिंह। ऋचा घोष जो है वो विकेट कीपर है। इसमें कैप्टन वगैरह का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस टी20 में स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष, रेणुका सिंह। तो इसमें 2 कॉमन, इधर एक हरमनप्रीत सिंह ज़्यादा है कप्तान। अच्छा, कप्तान इनको बनाया गया है भाई, कप्तान, ठीक है, और बाकी 3 इंडियन हैं। नेक्स्ट देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों से जीत का भारतीय टीम का विश्व रिकॉर्ड। तो अभी तक जो था वो क्या था कि न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 290 रनों से हराया था, इतने ज़्यादा रन से अभी तक ये टॉप पर था। अब ये जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रनों से जीत का जो है रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड भारतीय के पक्ष में आ गया है। इन्होंने 317 रन से श्रीलंका को हराया, ठीक है। तो अब जो है वो सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड भारत का हो गया है, भारतीयों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रणजी ट्रॉफी में पहली बार किसी गेंदबाज द्वारा अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक। तो रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है, और नाम क्या था उस गेंदबाज का भाई, जयदेव उनादकट, ठीक है। तो याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी में जयदेव उनादकट ने, इनका पहला ही मतलब ओवर था, और पहले ही ओवर में पहले ही 3 गेंदों पे इन्होंने हैट्रिक मार दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन देख लीजिए, देखिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो चारों ओपन जो है वो आपको आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, खासकर रिसेंटली जो 2-3 हुए हैं वो। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो हुआ है वो देख लीजिए, नोवाक जोकोविच जीता है, सर्बिया के हैं। महिला एकल आर्याना साबालेंका, बेलारूस की हैं, फर्स्ट, ठीक है। और मिश्रित, ये इनका ये पहला ही वो था, पहला ही ओपन है आर्याना साबालेंका का, ठीक है। और नोवाक जोकोविच ने वो, अभी मैं बताता हूँ नीचे। मिश्रित युगल देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने नाम लिखा है, जो मिक्स्ड डबल है वो लूसिया स्टेफनी और राफेल माटोस, इन्होंने जीता है। ये दोनों ब्राज़ील के हैं, ठीक। लेकिन इन्होंने हराया किसे है, सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना, ये दोनों भारतीय हैं। इनको हरा करके जीता है मिक्स डबल का खिताब, लूसिया स्टेफनी और माटोस, कुछ भी याद रखिए, ठीक है। तो ये जीते हैं मिक्स डबल का, हराया किसको, सानिया मिर्ज़ा को। तो एक बार देख लीजिए, नोवाक जोकोविच, आर्याना साबालेंका और लूसिया स्टेफनी। देखिए अब नोवाक जोकोविच के बारे में जान लीजिए। नोवाक जोकोविच ने बराबरी किसकी की है, तो नोवाक जोकोविच ने इस खिताब के साथ राफेल नाडाल के रिकॉर्ड 22 एकल खिताबों की बराबरी कर ली है। तो देखिए इसमें कुछ भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि नोवाक जोकोविच ने किसकी बराबरी की है, या फिर कितने खिताब जीते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा आ सकता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉकी विश्व कप 2023 पुरुषों का। तो
ये कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। विश्व कप है ये, ध्यान रखिएगा। भारत में हुआ है, उड़ीसा। और जीता कौन है? जर्मनी। और हारा कौन है? बेल्जियम। ये बेल्जियम जो है पिछली बार विजेता रहा है। तीसरा स्थान किसका रहा है? नीदरलैंड का। तो पहला किसका? जर्मनी का, दूसरा जो है बेल्जियम, और तीसरा जो है वो नीदरलैंड। ठीक है, आसपास में है, तो याद रखिएगा तीनों का। हॉकी विश्व कप हुआ कहाँ था? भारत में। बताइए, भारत में आ रहे हैं यूरोप वाले और जीत करके जा रहे हैं, और जबकि हॉकी है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था भाई? निकलास वेलेन, ये जर्मनी के हैं। जर्मनी जीता है तो निकलास वेलेन जर्मनी के होंगे। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। भारत का स्थान क्या रहा है? 9th, 9वां स्थान पे भारत रहा है। फेयर प्ले ट्रॉफी किसको मिला है? बेल्जियम को। सर्वाधिक गोल किसने किया है? 9, जेरेमी हावर्ड कुछ ऐसे करके, जहाँ याद रखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये सर्वाधिक गोल किए हैं। आगामी 16वां विश्व कप कहाँ पे होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड, वही जो दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, तो वहीं पे होगा आगामी 16वां विश्व कप। कब होगा? 2026 में। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? विंसेंट वानास, बेल्जियम के। ठीक, और ये याद रखिएगा शुभंकर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। शुभंकर कौन है? ओली शुभंकर। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट वानास। 16वां कब कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। सबसे ज़्यादा गोल 9, जेरेमी हेवर्ड। ठीक है, और फेयर प्ले ट्रॉफी बेल्जियम। भारत का स्थान 9th। ठीक, और नेक्स्ट देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस। इसके तहत ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस तथा नया प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री स्थापित किया जाएगा इसके साथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के साथ में। ठीक है, मतलब इसके साथ ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसके साथ में आरोग्य मैत्री, ये नया प्रोजेक्ट है, स्टार्ट किया जाएगा। ये जो समिट हुआ है वो भारत में हुआ है। कुछ नया सा है, तो हो सकता है अगर एग्ज़ाम में आए तो आ जाए। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है भाई? जयपुर में। उद्घाटन कौन किया? जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट। ये कई जगह जा रहे हैं उद्घाटन करने, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, 83वां था ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। 7 जनवरी 2023 से जातिगत जनगणना बिहार में स्टार्ट हो गया भाई। जातिगत जनगणना कराया जा रहा है बिहार में। तो पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में कराया जा रहा है जातिगत जनगणना? तो बिहार में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ है? इंदौर में। एक डाक टिकट जारी किया गया है, किस नाम से? मैंने इसी में पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले। सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, ये डाक टिकट है, याद रखिएगा, थीम नहीं है। तो जो डाक टिकट जारी किया गया उसका नाम है ये, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? इंदौर में। अभी इसमें पढ़ाया था मैंने ऊपर। किस राज्य ने महिलाओं को 30% 36 आरक्षण दिया है? राज्य का डोमिसाइल, अगर उनके पास में राज्य का डोमिसाइल है तो 30% उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसका कानूनी अधिकार दिया गया है उनको। कौन? उत्तराखंड में। ठीक है, ये राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार दिया है 30% आरक्षण का। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा। ठीक, अब ये देखिए एक नया नाम है C 2022, जो कि खोज हुई 2022 में, E3ZTF। ठीक है, C/2022 E3ZTF। ये क्या है? एक धूमकेतु है जो 50,000 सालों में पृथ्वी के इतने नज़दीक, कोई ऐसा धूमकेतु जो कि 50,000 सालों में इतना नज़दीक आ रहा है भारत के, और उसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है, नाम धूमकेतु का ये है। तो ये भी दे सकता है कि ये क्या है, तो देख लीजिएगा। मारिया ब्रान्यास मोरेरा, दुनिया की सबसे बुज़ुर्ग महिला। मारिया ब्रान्यास मोरेरा दुनिया की सबसे बुज़ुर्ग जीवित महिला है। 115 वर्ष की हैं, और इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक, तो नाम याद रखिए, मोरेरा हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। 115 वर्ष की हैं जीवित महिला, जीवित हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और गिनीज वर्ल्ड में नाम भी शामिल हो गया है सबसे वृद्ध होने का। ठीक, यूनाइटेड नेशन ने क्या तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, ये भी पूछता है कभी कभी कि ये प्रस्ताव लाया कौन था,
तो यूनाइटेड नेशन ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस, मतलब शांति गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ डायलॉग, तो इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, नाम इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस के रूप में मनाने का फैसला किया है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, प्रस्ताव किसका था? तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान भी शांति के लिए प्रस्ताव ला रहा है, कुछ ऐसा आप याद रखिए। ठीक, भारत ने सूडान के अबेई में यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में महिला बटालियन में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून तैनात किया है। तो देखिए जो है ये शांति सैनिक तो मतलब जाते ही रहते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत से। तो भारत ने जो है एक महिला शांति सैनिकों का एक प्लाटून जो है वो मतलब तैनात किया है सूडान के अबेई में। ठीक है, सूडान के अबेई में ये महिला शांति सैनिक तैनात किए गए हैं। ठीक है, नाम जगह याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है वो जनवरी का करंट अफेयर ख़त्म हो गया है। तो अब फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने के लिए बच रहे हैं। 3 महीने का जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा और इतना सफिशिएंट होगा अप्रैल तक का करंट अफेयर, क्योंकि मई में तो एग्ज़ाम ही है, यूपी का भी 14 मई को और 28 मई को यूपीएससी भी। तो अप्रैल तक का करंट अफेयर सफिशिएंट है, बस 2-3 महीने का और बच रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, वो भी 2-3 दिन में मिल जाएगा आपको। ठीक, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।